Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back. Day 2 Securities Laws Amendment for December 20 स्टार्ट करते हैं। हम कुछ केस लॉस पढ़ रहे हैं और कुछ केस लॉस तो हमने कल कंप्लीट कर लिए थे और कुछ केस लॉस को अब हम आगे बढ़ाते हैं। हमें आज पढ़ना है जीपी शाह इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड वाला केस और यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। जीपी शाह इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस सेबी। जो अपीलेंट थे ये और सेबी थे रेस्पोंडेंट। एक्चुअली क्या हुआ, टेक ओवर कोर्ट, यू नो इट वेरी वेल। टेक ओवर क्या कहता है? टेक ओवर कोर्ट कहता है कि अगर ट्रिगर पॉइंट आया तो आपको पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा, ओपन ऑफर देना पड़ेगा। ठीक है। हुआ क्या कि एक पर्टिकुलर पर्सन, ये जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनके केस में ट्रिगर पॉइंट आया। इन्हें ट्रिगर पॉइंट की वजह से इन पर ऑब्लिगेशन आया कि इन्हें पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा, ओपन ऑफर देना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने वो नहीं किया, ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं किया। फिर क्या हुआ? एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने एडजुडिकेशन जब किया तो पेनल्टी लगा दी, अच्छी खासी पेनल्टी लगा दी। तो फिर ये कहा गए, ऑब्वियस है, सेट के पास गए कि सर पेनल्टी क्यों लगाई? तो ऑब्वियस है भाई साहब, पेनल्टी तो लगेगी अगर आप ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करोगे। एक बार बेसिकली पढ़ते हैं फैक्ट ऑफ द केस। अपील फाइल की गई अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, जहां 5 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई थी, जॉइंटली एंड सेवरली, फॉर वायलेशन ऑफ रेगुलेशन 32 ऑफ एसएसटी रेगुलेशन 2011। तो टेक ओवर कोर्ट रेगुलेशन 32 वायलेट किया। ट्रिब्यूनल ने भी क्या कहा? फिर सेट के पास गए, ट्रिब्यूनल ने कहा कि the date on which the appellants acquired the share triggered the provision of regulation 32 of regulation 2011 SST regulation, और कॉन्सिक्वेंटली आपका ऑब्लिगेशन था कि आपको पब्लिक अनाउंसमेंट करना था ओपन ऑफर के लिए। ठीक है, ऑर्डर क्या दिया? सेट ने कहा नो रिलीफ कैन बी ग्रांटेड टू द अपीलेंट्स एज एओ ग्रांटेड सेवरल अपॉर्चुनिटी। एक्चुअली ये आर्गुमेंट था कि सर कि हमें अपॉर्चुनिटी दो सर अपनी बात कहने की। तो सेट ने कहा हमसे क्यों अपॉर्चुनिटी मांग रहे हो? हम वी आर नॉट एडजुडिकेटर, है ना। हम तो ये देखने बैठे हैं कि आपके साथ गलत हुआ सही हुआ। वी आर नॉट एडजुडिकेटर कि सर मुझे अपॉर्चुनिटी तो प्रोवाइड की जाए। अपॉर्चुनिटी तो आपको एडजुडिकेशन ऑफिसर देगा जब उन्होंने आपको कम्युनिकेट किया, जब उन्होंने आपको नोटिस भेजे होंगे, आपको बुलाया होगा, आप नहीं गए, वो आपकी गलती है। उसके बाद अगर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने पेनल्टी लगा दी तो ऑब्वियस है पेनल्टी लगा सकता है, और सेट ने भी उस पेनल्टी को कैरी किया। सेट ने कहा नो रिलीफ कैन बी ग्रांटेड टू द अपीलेंट्स एज एओ ग्रांटेड सेवरल अपॉर्चुनिटी, बट लेकिन अपीलेंट अपीयर ही नहीं हुआ। आपने कोई रिप्लाई तक फाइल नहीं किया, मतलब आप किस मूड में थे? जो करना है कर लो। सेट का ओपिनियन है कि सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी आपको दी गई थी अपने मैटर पर, इसलिए ये बोलना कि एओ को हम मैटर वापस भेजें, वो ही कि सर एओ को बोलिए, एक्चुअली क्या कंटेंशन है कि सर एओ को बोलिए हमारा मैटर वापस से देखें। सर नहीं देखने को बोला सेट ने, क्योंकि ऑलरेडी आपको बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दी गई। सेकंड मैटर था कि सर पेनल्टी 5 करोड़ रुपए कैसे लगा दी। ओके, तो प्रॉब्लम यह है कि एओ के पास तो पावर है, सेक्शन 15H(b) के अकॉर्डिंग जो सेबी के एडजुडिकेटर ऑफिसर को पावर है, सेबी को पावर है अप टू 25 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी लगाने का। और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब ये लिखा रहता है दैट दे आर हैविंग पावर टू इंपोज द पेनल्टी अप टू ₹25 करोड़, तो 25 तक लग सकती है। बट डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट, डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ ऑफ द वायलेशन, हम पेनल्टी लगाते हैं विद इन द लिमिट। तो उन्होंने कहा कि State finds that order of the whole time member directing the appellant to make a public announcement was issued as a far back 2013 में कहा, और कहा कि 2013 में आपसे कहा था, 7 साल बीत गए, अभी तक आपने वो काम नहीं किया। तो कहीं ना कहीं आपकी गलती बहुत ज्यादा है, वायलेशन भी है। सेट को नहीं लगता कि एओ ने कोई ज्यादा आप पर पेनल्टी लगाई है। मैक्सिमम पेनल्टी 25 करोड़ तक की लग सकती है, या जितना आपने प्रॉफिट आपको उस वजह से हुआ उसका 3 गुना, यहां तक पेनल्टी लग सकती है। सेट को नहीं लगता कि आपके ऊपर कोई गलत पेनल्टी इंपोज की गई है, इसलिए सेट ने इस ऑर्डर को एज इट इज रखा, अपील की डिसमिस। अल्टीमेटली व्हाट वी लर्न आउट ऑफ दिस कि जब आप ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करोगे टेक ओवर कोर्ट का,
आपको नोटिस भेजा गया, आपने रिप्लाई नहीं किया, ना रिप्लाई नहीं किया, पब्लिक अनाउंसमेंट भी नहीं किया। उसके बाद पब्लिक अनाउंसमेंट गलती हो गई थी, अब कर देते, नहीं किया, ना तो उसे सही किया, ना ही आपने एडजुडिकेशन ऑफिसर को रिप्लाई करना उचित समझा। उन्होंने ऑर्डर दिया, 5 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी। 7 साल बीत गए आपके एक्विजिशन को। अब आप सेट को कह रहे हो, आज की डेट में हम बैठे हैं, सेट कह रही है अभी तक भी आपने ऑब्लिगेशन ना तो फुलफिल किया है, ना ही एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का रिप्लाई किया आपने उस जब एडजुडिकेशन चल रहा था उस वक्त। तो हमें लगता है ऑर्डर तो सही है, क्योंकि आपको बहुत अपॉर्चुनिटी दी गई, तो अपॉर्चुनिटी की बात अब मत करो। पेनल्टी 25 करोड़ तक की लग सकती है, विद इन दैट लिमिट उन्होंने लगाई, तो सेट को कुछ गलत नहीं लगता। चलिए नेक्स्ट केस पर आते। विदर्भ इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपीलेंट है, सेबी रेस्पोंडेंट, केस गया सेट के पास। मैटर क्या था? मैटर था साहब कि आपने एक बहुत अच्छा नाम पढ़ा है आपके सब्जेक्ट में, स्कोर्स कंप्लेन रिड्रेसल सिस्टम ऑफ द सेबी। तो आप जानते हैं कि वहां पर आज की डेट में किसी लिस्टेड कंपनी और किसी सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट के खिलाफ किसी इन्वेस्टर को शिकायत दर्ज करनी है, तो स्कोर्स वाले प्लेटफॉर्म का यूज करें। स्कोर्स के प्लेटफॉर्म पर आपकी ग्रीवियंस सबमिट होगी और सेबी फॉरवर्ड कर देगा इसे कंसर्न्ड कंपनी को जिसके खिलाफ शिकायत की गई। और सारी कंपनियों को इसीलिए बोला था कि स्कोर्स पर अपनी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन करवा लें, आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लें, ताकि हम आपको कंप्लेन भेजें इस सिस्टम के थ्रू तो आपको मिले। बट हमने क्या समझा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाएंगे स्कोर्स के पोर्टल पर तो हमें कंप्लेन ही नहीं मिलेगी। हो सकता है आपकी ये मेंटेलिटी हो। क्या हुआ, आपने सेबी के सर्कुलर का पालन नहीं किया, वॉयलेशन कर दिया। अब सेबी ने उठाकर पेनल्टी लगा दी। आप गए सेट में, सेट ने कहा भाई साहब वॉयलेशन ही तो है ये, इग्नोरेंस से आपकी तरफ से पेनल्टी लगेगी। उन्होंने होल्ड किया ऑर्डर को, मतलब ऑर्डर को सेम रखा। अपीलेंट इज अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर पास बाय एओ। 28 अगस्त 2014 2 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई अपीलेंट पर, इस ग्राउंड पर कि अपीलेंट ने सर्कुलर सेबी सर्कुलर फॉलो नहीं किया विद रिस्पेक्ट टू स्कोर्स ऑथेंटिकेशन। आईडी पासवर्ड भी आपने क्रिएट नहीं किए, ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया स्कोर्स पोर्टल। फिर ये तो फैक्ट दिए हुए कि सेबी स्कोर्स वाला प्लेटफॉर्म लाई थी जिससे इलेक्ट्रॉनिकली कंप्लेन हो जाती है और फिर सेबी कंसर्न कंपनी को भेज देती है। तो आप सब जानते हो ऑर्डर क्या हुआ कि जहां लिस्टेड कंपनी ने स्कोर्स ऑथेंटिकेशन नहीं लिया विद इन द टाइम, तो ये कहीं ना कहीं सेबी के डायरेक्शंस का वॉयलेशन है, पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी का क्वांटम सेबी के पास कितना है, 15 एचबी में। क्या हमारे डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करोगे? क्वांटम में 1 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक। उन्होंने लगा दिया 2 लाख रुपए की पेनल्टी, विद इन द लिमिट है। अपील को डिसमिस कर दिया गया। इन्होंने कहा था कि सर ये आर्बिट्ररी है, बिना मतलब के एक्सेसिव पेनल्टी लगा दी है, अनरीजनेबल लगा दी है, बिना सोचे समझे लगा दी। उन्होंने कहा नहीं, सेक्शन क्या था इतनी लग सकती है, लगा दी गई, चलेगी। एज इट इज रखा गया ऑर्डर को और सेट ने डिसीजन दिया सेबी के फेवर में, ना कि अपीलेंट के फेवर। ठीक, तो टेक ओवर कोड फॉलो नहीं किया, एओ का रिप्लाई नहीं कर रहे थे, पेनल्टी लगा दी उसने। आर्ग्यू कर रहे हो टाइम दो, टाइम दिया था। आर्ग्यू कर रहे हो पेनल्टी, कहते हैं विद इन द लिमिट है। स्कोर्स ऑथेंटिकेशन नहीं लिए, सेबी ने पेनल्टी लगा दी। आर्ग्यू कर रहे हो पेनल्टी क्यों लगाई, उन्होंने कहा सेबी के ऑर्डर का वॉयलेशन है, डायरेक्शंस का इग्नोरेंस है, पेनल्टी आर्बिट्ररी है, कहते नहीं 1 लाख से 1 करोड़ तक लग सकती है, उतनी ही लगाई। राइट, चलिए नाउ इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड। ये केस तो बहुत सुर्खियों में रहा। क्यों रहा सुर्खियों में, वो भी समझते हैं। आईएल एंड एफएस, आईएलएफएस का केस बहुत सुर्खियों में रहा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आईएलएफएस वाली कंपनी में हुई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वहां पर हुई है, कहीं ना कहीं इरेगुलरिटीज थी बहुत सारी, बहुत केस बहुत सुर्खियों में रहा। आई होप आप सब जानते हो आईएलएफएस का मैटर। फिर भी हमें तो यहां इतना सा काम है कि आईएलएफएस की 2018-19 की क्रेडिट रेटिंग की गई और कहीं ना कहीं सेबी को लगा कि इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड जो रेटिंग एजेंसी थी, उसने रेटिंग करते वक्त कहीं ना कहीं कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट किया है। मींस आप जानते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट है, उनसे रिलेटेड भी कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, उन्हें फॉलो करना चाहिए। और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने आईएलएफएस की 18-19 की रेटिंग करते वक्त कहीं ना कहीं कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट किया। ठीक है, इसका एडजुडिकेशन चला। एडजुडिकेशन ऑफिसर ने
मैटर किया, सॉरी मैटर को डिस्कस किया होगा, ऑब्वियसली पूरा एडजुडिकेशन किया होगा, उसके बाद ऑर्डर दिया, ऑर्डर दिया तो एक पेनल्टी लगा दी। बेटे प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत सारे लॉ में ऐसे प्रोविजंस होते हैं कि अगर सेबी को लगता है, हमारे यहां पर सेबी को लगता है कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने जो ऑर्डर दिया है वो कहीं ना कहीं इरोनियस है, गलती है उसमें, और हमें लगता है ये मार्केट के इंटरेस्ट में नहीं। अच्छा, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि सेबी अपने ऑफिसर की गलती मान रही है। यस, ऐसे इनकम टैक्स में भी प्रोविजन है कि अगर कभी भी कमिश्नर को लगता है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को, कि कहीं ना कहीं असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर देते वक्त, असेसमेंट करते वक्त गलती की है, तो कमिश्नर उस ऑर्डर को डिपार्टमेंट के फेवर में रिवाइज कर सकता है, असेसी के अगेंस्ट में, डिपार्टमेंट के फेवर में रिवीजन कहते हैं इनकम टैक्स। ऐसे प्रोविजन सेबी एक्ट में भी है कि अगर सेबी को लगता है that order of the adjudicating officer was erroneous, it is against the interest of the investors or securities market, तो सेबी इसको और इस मैटर को वापस से ओपन कर सकती है और फिर से एडजुडिकेशन स्टार्ट कर सकती है। आईएलएफएस के केस में यही हुआ। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड पर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने 25 लाख रुपए की पेनल्टी लगा दी 26 दिसंबर 2019 को। ठीक है, अब क्या हुआ, सेबी को यह लगा कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का ऑर्डर गलत है, कहीं ना कहीं पेनल्टी कम लगाइए, ये मुद्दा ज्यादा बड़ा है। ओके, तो सेबी क्या करती है कि ऑब्वियसली नेचुरल जस्टिस तो आपको हमेशा फॉलो करना है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपने एओ का ऑर्डर गलत समझा, उठाया और कल से नया ऑर्डर दे दिया कि पेनल्टी 25 लाख नहीं 2.5 करोड़, क्योंकि फिर ये तो सामने वाली पार्टी के अगेंस्ट में है, तो आपको उसे पहले अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है कि तुम्हें कुछ बोलना है, हमें लगता है ये ऑर्डर गलत है। क्या इंडिया रेटिंग को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए। तो सेबी ने सोचा कि ऑर्डर गलत है, इसे सही करते हैं, इसलिए इंडिया रेटिंग्स को शॉकॉज नोटिस इशू किया गया कि क्यों ना ये पेनल्टी बढ़ाई जाए, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग ये ऑर्डर गलत है एओ का, एंड इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है, सेक्शन 15I3 का जिक्र चल रहा है यहां, उसमें सेबी को पावर है कि वो किसी भी प्रोसीडिंग के रिकॉर्ड्स कॉल कर सकती है, एग्जामिन कर सकती है, अगर उन्हें लगता है कि एओ का ऑर्डर इरोनियस है और सिक्योरिटीज मार्केट के इंटरेस्ट में नहीं है। तो सेबी एओ से वो ऑर्डर, एओ से वो रिकॉर्ड्स कॉल कर सकती है, उन्हें एग्जामिन कर सकती है। एग्जामिन के बाद सेबी आपकी पेनल्टी को एनहांस कर सकती है। दिस इज द प्रोविजन। अब क्या हुआ, इंडिया रेटिंग्स ने शोकॉज नोटिस को तो रखा साइड में, और इस शोकॉज नोटिस के अगेंस्ट में चले गए सेट में कि सर ये शोकॉज नोटिस क्यों, जब ऑलरेडी हम पर पेनल्टी लग चुकी, एडजुडिकेशन हो चुका, शोकॉज नोटिस क्यों? गलत है सर, गलत किया जा रहा है हमारे साथ, क्यों शोकॉज नोटिस? सेट ने कहा भाई सेबी को पावर है, एक्ट में लिखा हुआ है सेबी को पावर है कि वो एनहांस कर सकती है पेनल्टी को। पेनल्टी एनहांस करने के लिए क्या करेंगी, एओ से रिकॉर्ड्स मंगवाएंगी, कॉल करेंगी, एग्जामिन करेंगी। अब तुमसे बिना पूछे कर देंगे तो भी बोलोगे कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। शोकॉज नोटिस इसलिए कि तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जाओ उन्हें बताओ क्यों पेनल्टी ना बढ़ाई जाए, नहीं है कोई आंसर तो पेनल्टी बढ़ाएंगे। सेबी को पावर है, इसके खिलाफ क्या अपील कर रहे हो आप, तो डिसमिस कर दी गई अपील सेट ने। ओके, तो केस ध्यान रखना कि शोकॉज नोटिस सेबी देती है। सेकंड शोकॉज नोटिस क्यों, कि एओ का ऑर्डर इरोनियस है, हम पेनल्टी एनहांस करना चाहते हैं, तो आप उसके खिलाफ सेट में नहीं जा सकते क्योंकि सेबी को वो पावर है। ऑर्डर क्या गया, ऑर्डर यही है। तो सेट ने यही कहा कि हमें ऐसा लगता है, हमें विश्वास है कि सेबी आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है तो आपकी बातें सुनेगी, और आप हियरिंग का मौका आपको मिल रहा है, आपकी हियरिंग होगी, चाहे फिजिकल या वर्चुअल प्लेटफॉर्म आ गया था फरवरी मार्च तक, तो राइट कोरोना, तो कहते हैं वर्चुअल या फिजिकल हियरिंग करके आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, आप वहां जाए। फिर यस, अगर सेबी आपकी पेनल्टी बढ़ा देती तो उस ऑर्डर के खिलाफ आप सेट में वापस आ जाए, भले कि ऑर्डर गलत है सर, पेनल्टी ज्यादा लगेगी, फिर सोचेंगे पेनल्टी ज्यादा है या कम है। बट अब तो आप भी जान गए कि अगर गलती होती है तो और अगर पेनल्टी विद इन द रेंज होती है कि 1 लाख से 1 करोड़, तो फिर वो देखते हैं कि 1 लाख से 1 करोड़ के बीच में अगर है और बहुत एक्सेसिव नहीं है, तो ऑब्वियसली सेट वहां भी कुछ नहीं कर रहा है, बोलता है कि विद इन द लिमिट ही तो है। तो
कहते शोकॉज नोटिस के खिलाफ बताओ, सेट उनको पावर है, वो दे सकते हैं शोकॉज नोटिस, आप जाओ, हियरिंग होंगी, बताओ, अपना पक्ष रखो, ये तो अच्छी बात है, राइट। सेबी को पावर है केस रीओपन करने की अगर एओ ने इरोनियस ऑर्डर दिया था तो, इन द इफ सेबी का ओपिनियन है कि इरोनियस ऑर्डर है एओ का। इन मैडम के पास चलते हैं, श्रुति वोरा वर्सेस सेबी। मैडम ने क्या किया, कुछ कंपनियों से रिलेटेड यूपीएसआई कहीं ना कहीं लीक कर दी व्हाट्सएप के थ्रू, और जब एक्चुअली अब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि हाँ, इन्होंने जो व्हाट्सएप पर लीक की थी इंफॉर्मेशन वो कहीं ना कहीं एक्चुअल से मैच भी हो रही है, मतलब ये क्लियर इनसाइडर ट्रेडिंग का केस है। यूपीएसआई आप पब्लिश होने के पहले ही लीक कर रहे हो, ठीक, फंस गई मैडम। इन्वेस्टिगेशन हुआ, एओ ने ऑर्डर दिया। अब ऑब्वियसली क्या हुआ होगा, बहुत सारे लोगों के तो व्हाट्सएप ट्रैक हुए होंगे, कई मोबाइल डिवाइसेस इन्वेस्टिगेशन के वक्त जब्त कर लिए होंगे, एडजुडिकेशन करते वक्त इन सब चीजों का ध्यान रखा गया होगा। और अब अब बेटा एक और चीज होती है कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जब एडजुडिकेशन करता है तो इन्वेस्टिगेशन के सारे रिकॉर्ड कंसीडर करता है, और इन्वेस्टिगेशन में तो ढेरों रिकॉर्ड्स कलेक्ट किए जाते हैं। जरूरी थोड़ी ना है कि हर रिकॉर्ड पर रिलाय किया जाता होगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स पर रिलाय किया जाता है, उनके बेसिस पर ऑर्डर दिया जाता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स को पर विश्वास भी नहीं किया जाता, रिलाय भी नहीं किया जाता, क्योंकि हमें लगता है मटेरियल नहीं, हमने छोड़ देते, इग्नोर कर देते। ठीक है, मैटर क्या है सर, इतना क्यों समझा रहे हो? मैटर ये है कि मैडम का दिमाग किसी अलग डायरेक्शन में गया, मैडम को ऑर्डर दिया गया, मैडम का इन्वेस्टिगेशन हुआ, और भी लोगों के हुए, एडजुडिकेशन चल रहा था, मैडम किसी अलग ट्रैक पर निकल ली, और मैडम कहती हैं कि सर एओ साहब ने, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स ने जिन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर एडजुडिकेशन किया है वो दो तरह के होंगे, एक तो वो डॉक्यूमेंट जिन पर रिलाय किया गया, एक वो डॉक्यूमेंट जिन पर रिलाय नहीं किया गया, डॉक्यूमेंट रिलायड अपॉन, नॉट रिलायड अपॉन। सर मुझे ना ये सारे डॉक्यूमेंट्स देखने, और एक्चुअली स्पेशली ये देखने कि किन किन डॉक्यूमेंट्स पर रिलाय नहीं किया गया, क्योंकि सर मुझे लगता है वो डॉक्यूमेंट्स मेरे फेवर के थे इसलिए उन पर रिलाय नहीं किया गया, और जो केवल मेरे अगेंस्ट में थे सर उन पर रिलाय कर लिया गया। तो आपके अगेंस्ट में उन पर रिलाय करेंगे ही ना, भले ही आपके फेवर में उन पर क्यों करें, गलती तो आपने की है। कहते नहीं सर नेचुरल जस्टिस कहता है। अच्छा पहली बात तो प्रॉब्लम यह है कि क्या कोई बंदा जिसके खिलाफ केस चल रहा है वो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर से डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है? तो नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत कहता है कि जिन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर आपने एडजुडिकेशन किया और ऑर्डर दिया वो डॉक्यूमेंट्स तो आप बिल्कुल बताएं, सामने वाले को हक है जानने का कि क्यों उस पर पेनल्टी लगाई गई, क्यों उसे फंसाया गया। बट मैडम तो सारे डॉक्यूमेंट्स मांग रही थी, जिसमें ये वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सर ये भी तो बताओ सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, नहीं दिए, मैडम आगे चली गई, अपील में गई, अपील वालों से पूछा, अपील वालों ने बोला मैडम ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स भी दिए। नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत ये कहता है ये वाले डॉक्यूमेंट्स दिए गए, बट ये तो कैसे, फिर मैडम को वो वाले डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए। ठीक, चलिए केस पर यहां इतना डिस्कस नहीं किया है ज्यादा, यहां तो केवल ये डिस्कस होकर केस खत्म हो गया कि आप कौन से डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हो, कौन से डॉक्यूमेंट। ठीक है, श्रुति वोरा वर्सेस सेबी, सेट अपीलेंट अथॉरिटी। श्रुति वोरा मैडम ने रिक्वेस्ट की सेबी को कि सर फुल इंस्पेक्शन करना है मुझे उन डॉक्यूमेंट्स का जो इन्वेस्टिगेशन में आपने जब्त किए ना, उन सारे डॉक्यूमेंट्स का मुझे पूरा इंस्पेक्शन करना है, उनकी कॉपीज चाहिए सर। अपीलेंट ने, अपीलेंट कौन, सेबी, सेबी ने केवल वो डॉक्यूमेंट्स उन्हें देखने दिए जिन डॉक्यूमेंट्स पर रिलाय करके ऑर्डर दिया गया था, शोकॉज नोटिस दिया गया था। नाउ द कोर इशू इज, कोर इशू क्या है कि क्या अपीलेंट एंटाइटल्ड है, अपीलेंट ने क्या आर्ग्यू किया कि सर मुझे वही डॉक्यूमेंट दिए सेबी ने जिन पर रिलाय किया गया, जबकि मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि मैं एंटाइटल्ड हूं सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए जो आपके पोजीशन में, भले ही उन पर आपने रिलाय किया हो या नहीं किया हो। सेट ने कहा यार पहली बात तो ये बताएं कहां लिखा हुआ है, तो भैया सेबी का रूल 1995 विद रिस्पेक्ट टू प्रोसीजर फॉर होल्डिंग इंक्वायरी एंड इम्पोजिंग पेनल्टी बाय एओ, ये रूल को रेफर किया गया और मैडम से कहा कि मैडम
लॉ हवा में तो चलता नहीं कि आपको जो मन में आया वो लॉ हो गया, जो लिखा है वही होगा। चलिए क्या लिखा है, बोले मैडम ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जहां एओ के ऊपर ये बाध्यता हो, एओ ये बाउंड हो ये काम करने के लिए कि जो डॉक्यूमेंट उनके पोजीशन में वो आपको दे ही। फिर भी नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत ये कहता है कि जिन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर डिसीजन दे रहा है वो तो आपको दे, तो रिलायड अपॉन वाले तो बिल्कुल देने चाहिए, बट नॉट रिलायड अपॉन, ना तो कहीं लिखा है ना नेचुरल जस्टिस इसको फॉलो करता है, ये वो नहीं दिए जाएंगे। ओके, इतना ऐसे मैटर भी हो जाता है, देखियो देखो ना आप, यहां से लेकर यहां तक पढ़ते हैं, कहते हैं रूल में कहीं नहीं लिखा कि वो आपको डॉक्यूमेंट्स दे, इवन जिन पर रिलाय किया वो भी ना दे, वो भी नहीं लिखा। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, फेयर प्ले का डॉक्ट्राइन कहता है कि वो डॉक्यूमेंट बिल्कुल वो आपको दे सकते हैं जिन पर रिलाय किया गया शो कॉज नोटिस के लिए। Hence there is no duty on the AO कि वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स डिस्क्लोज करे, इवन वो जब उन पर रिलाय ही नहीं किया उन्होंने, वो डॉक्यूमेंट्स वो आपको देने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इंपॉर्टेंट केस हो गया है ये, इसी भी तरह से एग्जाम में आ सकता है। इन्वेस्टिगेशन के सॉरी मैं इन्वेस्टिगेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करना चाहती हूँ, नहीं हो पाएगा मैडम, नहीं हो पाएगा। रिलायड अपॉन वाले तो नेचुरल जस्टिस फेयर प्ले की वजह से मिल भी जाएंगे, ये नहीं मिल पाए, कहीं नहीं लिखा है रूल्स में ऐसा। ठीक, चलिए आगे। आदित्य ओम प्रकाश गग्गर वर्सेस सेबी, आई होप ये वाला मैटर ऑलरेडी डिस्कस हो चुका। यूपीएसआई मैंने शायद जून 20 वाले डिस्कशंस में इस ऐसे केस का डिस्कशन कर दिया है, जहां आपने इनसाइडर ट्रेडिंग में एक इंसर्शन की यूपीएसआई वाले मैटर्स अगर आप व्हाट्सएप एक्सेट्रा के थ्रू सेलेक्टेड लोगों को भेज रहे हो, कहीं ना कहीं वो ब्रीच है और कहीं ना कहीं वो इनसाइडर ट्रेडिंग कोड का वायलेशन है। ऐसे केसेस में ऑब्वियस है सेबी आपके अगेंस्ट में डिसीजन देगी जिसने ब्रीच किया है। ठीक है, हम तो नेक्स्ट केस पर जैनिथ हाई राइज इंफ्राकॉन लिमिटेड और मिस्टर कत्याल बैनर्जी, ये अपीलेंट है, रेस्पोंडेंट सेबी और सेट में गया मैटर। ये एक अजीब ही किस्म का मैटर हुआ। हुआ क्या, कैसे समझिए। मैटर ये था कि एक कंपनी ने 47 इन्वेस्टर्स को इशू किए, क्या इशू किए भैया, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। वक्त है 2012-2013 का, तो थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा, और 12-13 में कंपनीज एक्ट 1956 लगता, और तब पब्लिक ऑफर और प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए लिमिट किसने से तय होती थी, 50, जो अभी 200 है। 50 से ज्यादा का ऑफर है, पब्लिक ऑफर है, नॉट प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, जो अभी 200 है वो पहले 550 था, तो जहां जहां 50 लिखा है वहां आज की डेट में, अगर आज की डेट में ऐसा कांड होता है तो 200 काउंट करें। ठीक है, 47 इन्वेस्टर्स को इशू किया, तो सर आप क्या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो आप कहोगे मैटर ही क्या है, फिर 47 कोई तो था नहीं। प्रॉब्लम क्या हो गई, आप जानते हैं शेयर्स अलॉट होने के बाद रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना होता है आरओसी को, तो ये प्रोविजन तब भी होंगे। ठीक है, थे भैया तब भी, तो तब भी थे तो क्या किया, कंपनी ने रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल किया। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में 49 अलॉटी लिखे हुए थे, आप फिर पागल हो गए क्या, ऊपर आपने लिखा है 47 इन्वेस्टर्स, ठीक है, 47 अलॉटी लिखे हुए थे रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में। हो गया कहानी, और आगे बढ़ाओ, कुछ गलती हुई है मतलब, 3 अलॉटी निकल कर आए सामने, और उन्होंने कहा कि सर कंपनी ने जो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल किया है वो गलत है, हम 3 लोगों के नाम तो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में है ही नहीं। मैटर चल गया सेबी के पास, सेबी को कंप्लेन कर दी, मैटर चला गया वहां, तो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट गलत है। इधर से एक ऑफिसर निकल कर आए सेबी के, उन्होंने कहा बिल्कुल 49 तो रिटर्न में लिखे, 3 मिस है, तो 52 हो गए। ये तो पब्लिक ऑफर हो गया, और कह दिया कंपनी को कि पैसा वापस करो, इंटरेस्ट के साथ में पब्लिक ऑफर है, तुमने पब्लिक ऑफर कैसे नहीं लाए, वॉयलेशन कर दिया, पैसा वापस करो। अजीब अजीब केस हो जाते हैं। अब वो बंदा क्या प्रूव कर रहा है वो सुनो, वो बंदा कह रहा है सर गलती हो गई, कंपनी क्या कह रही है, सर गलती हो गई, कैसे हुए 49 हम बताते हैं। फिर एक व्यक्ति का नाम 3 बार रिपीट हो गया गलती से, एक का नाम 2 बार रिपीट हो गया, 2 लोगों के नाम सॉरी 2 बार रिपीट हो गया, इस वजह से सर गलत रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल हो गया।
कहीं ना कहीं अगर आप ऐसा मानोगे, कहीं ना कहीं अगर ऐसा है तो सर ये पब्लिक ऑफर नहीं है। 49 में से कुछ रिपीट हटा लो और इन 3 को छोड़ दो, जोड़ दो तो सर 47 ही होता है। 47 को अलॉटमेंट किया था सर, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट गलत है। रिपीट वाले हटा ले, 3 जोड़ दे, बिल्कुल सर इनका नाम गलती से हट रह गया क्योंकि इनकी जगह 2 लोगों के नाम वापस से रिपीट हो गए। क्लेरिकल एरर है, हो जाती है, ठीक है। कहते नहीं यार रिपीट हो गया वो तो मान लेते हैं, लेकिन 49 का तो तुमने बोला। अच्छा आप देखो ऑफिसर का दिमाग, बोले यार ठीक है, अच्छा कंटेंशन उन्होंने ऑफिसर के सामने भी रखा, उन्होंने माना क्या कि बिल्कुल रिपीट हो गया वो तो हम मान लेते हैं, लेकिन है तो 49 नाम तुम्हारे इसमें, प्लस 3 मिसिंग है, 52 है पब्लिक ऑफर है। ये सेट में गए, बोले सर क्या बकवास है। तो सेट ने भी यही कहा कि बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, प्रूफ नहीं है इस बात का कि 50 से ज्यादा लोगों को हुआ है, इस बात का प्रूफ नहीं है। ये बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि कुछ नाम रिपीट हुआ है और उनको हटा दे और 3 जोड़ दे, 47 ही बनते हैं। इसलिए सेट ने कहा कि गलत ऑर्डर है ऑफिसर जी आपका, सेबी के ऑफिसर, गलत ऑर्डर है, ये पब्लिक ऑफर नहीं है। और बिल्कुल उन्होंने अपीलेंट के फेवर में डिसीजन दिया। ये बहुत नॉमिनल सी चीज है। चलिए, अपीलेंट ने 2012-13 में 47 लोगों से पैसा कलेक्ट किया रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करके, ठीक है। और लिस्ट ऑफ अलॉटीज आरओसी को फाइल की, उसमें 3 लोगों के नाम नॉन इंक्लूड थे, 3 लोगों ने कंप्लेन की। सेबी ने इंक्वायरी करी, ये ऑब्जर्व किया कि कंपनी ने 52 अलॉटी से पैसा इकट्ठा किया था। कैसे आया 52? 80 से जो एडजुडिकेशन ऑफिसर साहब ने 52 कैसे बोल दिया अपने ऑर्डर में, कहते हैं 49 प्लस 3। सेबी ने कहा कि 50 से ज्यादा हुआ है, इसलिए होल टाइम मेंबर्स जो सेबी के थे उन्होंने डिसीजन दिया कि गलत है, 52 को हुआ है, पैसा वापस करो 15% इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। अपीलेंट बीइंग अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द WTD होल टाइम मेंबर ऑफ द सेबी, उसने अपील फाइल, अपील को अलाउ किया गया। कहते कोई एविडेंस इस बात का नहीं है कि 49 से ज्यादा को अलॉट हुआ है, राइट। उसने प्रूव कर दिया ना यार कि सर ये गलत, माइनस करो सर जो रिपीट हुए, 3 जोड़ो 47 है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि कोई प्रूफ भी नहीं है इस बात का, आप प्रूफ भी नहीं कर पा रहे हो, केवल आपने आर्बिट्ररी तरीके से 49 में 3 जोड़ दिए। कंपनी खुद कह रही है कि यस उन 3 के नाम आने चाहिए सर, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट हमारा गलत है, पर ये नहीं कि इसको आप पब्लिक ऑफर बोल दो, ठीक है। Consequently, there is no provision of Companies Act, इसलिए ऑर्डर ऑफ द होल टाइम मेंबर कैन नॉट बी सस्टेन, उसे क्वैश कर दिया गया, अपील अलाउ की। बहुत टाइम बाद खुशखबरी आई कि हमारे फेवर में भी डिसीजन आते हैं, तो बिल्कुल ही गलत डिसीजन था होल टाइम मेंबर ऑफ द सेबी। ना मिस्टर संदीप चटर्जी वर्सेस सेबी। अब ये केस क्या है? संदीप भाई साहब एक कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, लिस्टेड कंपनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। अच्छा इनकी कहानी क्या थी कि ये ना कंपनी के रीजनल मैनेजर बने, फिर कंपनी ने पर्टिकुलर रीजन संभाला हुआ था, फिर कंपनी कुछ दिनों बाद इन्हें बोर्ड में ले आई और फिर इन्हें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी बना दिया कंपनी। अब ये भाई साहब तो वाराणसी में बैठे हुए, कंपनी हेड ऑफिस कहीं और है, ठीक है, पर है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी के, डायरेक्टर है कंपनी के, बोर्ड में है। कंपनी ने नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल सिक्योर्ड डिबेंचर्स का इशू किया, कंपनी डिबेंचर्स का इशू लेकर आई और वही लिमिट से ज्यादा को इशू कर दिया, जिसे सेबी मान रही है पब्लिक ऑफर और ये अड़े जा रहे हैं कि प्राइवेट प्लेसमेंट है, बट वो निकला पब्लिक ऑफर। बहुत लोगों ने सब्सक्राइब किया था, निकला फाइनली पब्लिक ऑफर। तो सेबी ने क्या ऑर्डर दिया कि ऑल द डायरेक्टर्स आर ज्वाइंटली एंड सेवरली आर लाइबल टू रिफंड द मनी। तो डायरेक्टर्स को गए नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस, शो कॉज नोटिस, क्यों आपके खिलाफ कार्रवाई ना करे, सब कुछ हुआ। इन भाई साहब ने क्या कहा कि सर मैं तो केवल डायरेक्टर हूं, मेरा तो कोई रोल भी नहीं था इसमें। सेबी ने माना नहीं है यार, आप बोर्ड पर हो, क्यों लाइबल नहीं हो आप? डायरेक्टर्स लाइबल है अगर कोई गलती हुई है। उन्होंने बहुत से केसेस का डिसीजन दिया कि जब तक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का खुद का इंटेंशन ना हो, ये ना हो वो, सेबी ने कहा फाइनल है, पब्लिक ऑफर आया है कंपनी का, पता तो होगा आपको, प्राइवेट प्लेसमेंट कैसे मान लिया? आप भी तो ध्यान रख सकते थे। डिसीजन दिया कि आप भी जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल है टू रिफंड द मनी। अब ये भाई साहब क्या हुआ, चुप बैठे रहे, सेबी के साथ आर्ग्यूमेंट करते रहे उस ऑर्डर के अगेंस्ट में, और
करीब करीब 4 साल बाद सेट में गए कि सर सेबी के डिसीजन के खिलाफ मेरे को अपील करनी। अब सेट में अपील करने का टाइम पीरियड है कि सेबी के ऑर्डर के 45 डेज में सेट में चले जाए, इतने ऑर्डर से 30 दिन में सेट में चले जाए। और ये भी लिखा है कि सेट चाहे तो डिले कंडोन कर सकता है, पर कितना 1181 दिन डिले हुआ, 1181 दिन बाद गए, सॉरी आप, सेट ने डिले कंडोन करने से भी मना कर दिया। चूंकि डिले कंडोन करने से मना कर दिया तो आपके अपील के राइट ही चले गए, अपील के राइट ही चले गए, तो बधाई हो साहब, आप अपने रिस्पॉन्सिबल हैं जॉइंटली से। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि एब्रप्टली ज्यादा कंडोनेशन ऑफ द डिले भी नहीं हो। तो अपीलेंट को जॉइंटली सेवरली रिस्पॉन्सिबल ठहराया और 4 साल तक मार्केट एक्सेस करने से भी मना कर दिया, और 1181 डेज के बाद ये अपील फाइल करने गए ट्रिब्यूनल में 6 फरवरी 2020 को, जबकि डिसीजन 16-17 का है, उसके अगेंस्ट में अब 20 में जा रहा है। An application for condonation of delay has also been filed. Application for condonation delay was rejected on inordinate delay. बहुत ज्यादा डिले है, और इसलिए चूंकि कंडोनेशन ही नहीं हुआ डिले का, तो अपील तो ऑटोमेटिकली डिसमिस होगी। ठीक, चलिए, ये कुछ छोटे छोटे से डिसीजंस हैं, कुछ कुछ केसेस के टुकड़े दिए हुए हैं जहां सेबी ने कुछ केसेस का सेटलमेंट किया। तो आप जानते हैं सेटलमेंट प्रोसीडिंग बहुत अच्छे से, जहां कुछ पर्टिकुलर केसेज हैं जो सिविल नेचर के हैं, क्रिमिनल नेचर के नहीं है, और अगर सामने वाला व्यक्ति पूरा सपोर्ट करता है सेबी को, तो सेटलमेंट के प्रोविजन हैं कि सेबी पूरी प्रोसेस किए बिना एक फ्रेंडली एमिकेबल सेटलमेंट पर आए और छोटी मोटी पेनल्टी लगाकर केस को खत्म कर दे। तो वो कुछ यहाँ पर केसेस दिए हुए हैं जो आप पढ़कर समझ जाएंगे, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। यहाँ फैक्ट नहीं, केवल डायरेक्टली दिया हुआ है कि इस चीज का सेटलमेंट हुआ, इस चीज का सेटलमेंट। हम आगे बढ़ते हैं और टेक ओवर कोर्ट वाले टॉपिक पर चलते हैं। और इंटरेस्टिंगली टेक ओवर कोर्ट वाले चैप्टर में तो कुछ अमेंडमेंट्स भी हैं, 3 बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, और फिर केस लॉ। पहले अमेंडमेंट्स डिस्कस करते हैं। अमेंडमेंट डिस्कस करें उसके पहले कुछ सुने। ट्रिगर पॉइंट आपको याद है अच्छे से। ट्रिगर पॉइंट 2, जहां क्रीपिंग एक्विजिशन की बात की जाती है, वहां कहा जाता है कि अगर आपके पास 25% से ज्यादा शेयर्स हैं और किसी एक फाइनेंशियल ईयर में 5% या उससे ज्यादा अगर आप अक्वायर कर रहे हो, तो तभी करें जब पहले आप 26% के लिए, मिनिमम 26% के लिए पब्लिक अनाउंसमेंट के थ्रू ओपन ऑफर दें। 31 मार्च 2021 तक इस 5% को कर दिया गया है 10%। अच्छा, मतलब टाइम बीइंग प्रोविजन है, बट टाइम बीइंग 5% इज रिप्लेस्ड बाय 10%। कब तक? 2021 वाले फाइनेंशियल ईयर। तो ये सब कहानियां हैं, आप जानते हो पूरा प्रोविजन। 25 से ज्यादा है तो 5 से ज्यादा पर ट्रिगर पॉइंट आ जाता है, लेकिन अब 5 की जगह 10 होगा 2021 में। लेकिन उसकी एक शर्त और है कि एक्विजिशन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू हो रहा है, प्रेफरेंशियल इशू के थ्रू हो रहा है। मतलब आपको अब समझ में आ गया होगा कि अक्वायरर है, मतलब एक तरह से वो अक्वायरर है, प्रमोटर है। कंपनी प्रेफरेंशियल इशू लाके प्रमोटर्स को शेयर इशू कर रही है। तो इस साल हम आपको एक चांस दे रहे हैं, रिलैक्सेशन है, कोरोना काल, कि प्रेफरेंशियल इशू के थ्रू अगर कंपनी इशू लाए और प्रमोटर को अलॉटमेंट हो, तो वो 5% से ज्यादा हो तो भी प्रमोटर को कोई पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं करना। 10% तक आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन 10 से ऊपर है तो फिर ट्रिगर पॉइंट आए। तो 2021 के लिए 5 इज 10 सब्जेक्ट टू प्रेफरेंशियल इशू के थ्रू एक्विजिशन हो रहा है। अगर किसी और वजह से आप शेयर्स खरीद रहे हो, उस वजह से एक्विजिशन है, तो लिमिट 5 की 5 है। लेकिन अगर प्रेफरेंशियल इशू की वजह से एक्विजिशन है तो लिमिट 5 की जगह 10। ये पूरा रेगुलेशन उन्होंने वापस लिखा, जो आप ऑलरेडी 3.2 जानते हैं। 3.2 में प्रोवाइडेड लिख दिया कि 2021 के लिए 5% इज 10%। सब रैशनल बिहाइंड दिस अमेंडमेंट कि इस साल के लिए 5 को 10 कर दिया गया है। सब सेम है, सब सेम है। 3.2 में 5 इज नाउ 10 फॉर 2021, सब्जेक्ट टू प्रेफरेंशियल इशू की वजह से एक्विजिशन हो रहा है। नाउ एक और चीज आप जानते हैं, ये और इंटरेस्टिंग चीज है।
वॉलंटरी पब्लिक अनाउंसमेंट आप जानते हैं, वॉलंटरी पब्लिक अनाउंसमेंट जानते हो, उसमें आप ये भी जानते हो कि वॉलंटरी पब्लिक अनाउंसमेंट में बहुत सारी कंडीशंस है कि होल्डर के पास 25 से ज्यादा हो, फिर उसे मिनिमम 10% से ज्यादा खरीदना पड़ेगा, और एक बहुत इंटरेस्टिंग शर्त है कि अगर लास्ट 52 ईयर्स में आपने एक्विजिशन किया है और तब भी आप चाहते तो वॉलंटरी पब्लिक अनाउंसमेंट लाकर पब्लिक अनाउंसमेंट कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया, केवल क्रीपिंग एक्विजिशन करते रहे विद इन द लिमिट और पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं किया, तो फिर आप अभी भी पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं कर सकते। याद कीजिए, ऐसी एक शर्त है कि अगर लास्ट 52 वीक्स में आपने विदाउट अट्रैक्टिंग ऑब्लिगेशन टू मेक एन ओपन ऑफर ऐसा काम किया, एक्विजिशंस किए हैं, तो आप अभी भी मत कर दो ना, वैसे ही मत करो फिर वॉलंटरी पब्लिक अनाउंसमेंट। वो शर्त आप रिलैक्स कर दी है 2021 के लिए। कौन सी शर्त? वही पिछले 52 वीक में अगर आपने कुछ एक्विजिशन किए विदाउट अट्रैक्टिंग ऑब्लिगेशन टू एन ओपन ऑफर, तो आप अभी वॉलंटरी पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं ला सकते, लेकिन 2021 में ला सकते हो। भले ही आपने लास्ट 52 वीक्स में एक्विजिशन किए हैं विदाउट अट्रैक्टिंग ऑब्लिगेशन, आप इस साल वॉलंटरी पब्लिक अनाउंसमेंट ला सकते हो फाइनेंशियल ईयर 2021। ऊपर तो लिखा है वॉलंटरी पब्लिक अनाउंसमेंट की 25 से ज्यादा है तो 10 तक आप खरीद सकते हो, मिनिमम ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। हमारा प्रोविजन यहां है, ये लिखा होता है वहां। प्रोविजन क्या है जिसका रिलैक्सेशन दिया? वो प्रोविजन ये है कि वेयर एन एक्वायरर और एनी पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न विद हिम हैज एक्वायर्ड शेयर ऑफ द टारगेट कंपनी इन प्रीसीडिंग 52 वीक्स विदाउट अट्रैक्टिंग द ऑब्लिगेशन टू मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट, तो वो अभी वॉलंटरी पब्लिक अनाउंसमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। लेकिन इस प्रोविजो से आपको 2021 के लिए रिलैक्सेशन है। 31 मार्च 2021 तक के लिए रिलैक्सेशन है कि अगर 31 मार्च 2021 तक आप पब्लिक अनाउंसमेंट लाना चाहते हो वॉलंटरीली, तो पिछले 52 वीक में आपने कुछ ऐसा काम तो नहीं किया था जिसकी वजह से ऑब्लिगेशन आता, पर आप नहीं लाए, या आपने विदाउट अट्रैक्टिंग ऑब्लिगेशन एक्विजिशन किए, तो इस साल वो 52 वीक्स हम नहीं देखेंगे। ठीक, इतना सा प्रोविजन, एक बड़ा चेंज है, दोनों बड़े चेंज है। प्राइस नाउ 10, 52 वीक्स 2021 के लिए नहीं देखना। नाउ SEBI substantial acquisition of shares and takeover, second amendment regulation 2020, जून 22 2020 का रेगुलेशन है। और यहां क्या कह रहे हैं, ये एक नया प्रोविजन इंसर्ट कर दिया गया। नाउ इट्स नॉट फॉर 2021, इट्स फॉर एवर। रेगुलेशन 10 आप जानते हैं, ऑटोमेटिक एग्जम्पशन, उसमें सब रेगुलेशन 2B इंसर्ट हुआ है, मतलब एक नया एग्जम्पशन आया है। अब तक आप जानते हो कि कुछ चीजों से ऑटोमेटिक एग्जम्पशन थी, इंटर से ट्रांसफर बिटवीन प्रमोटर्स, अमंग प्रमोटर्स, अमंग पीएसी, बहुत सारे एग्जम्पशन पढ़े हैं हमने, बट उसमें कभी भी प्रेफरेंशियल इशू से एग्जम्पशन नहीं था। प्रेफरेंशियल इशू की वजह से अगर आपके शेयर्स बढ़ रहे हैं, ट्रिगर पॉइंट आ रहा है, आपको पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अब एक नया रिलैक्सेशन है कि प्रेफरेंशियल इशू की वजह से अगर एक्विजिशन हो रहा है तो आपको पब्लिक अनाउंसमेंट वाले रूल्स फॉलो नहीं करते। Any acquisition of shares or voting right or control of the target company by way of the preferential issue, और प्रेफरेंशियल इशू कौन सा वाला? अब आपको आएगा डाउट, सर हमारा दिमाग खराब हो रहा है। अभी अभी आपने बोला कि प्रेफरेंशियल इशू के थ्रू आ रहा है तो ट्रिगर पॉइंट 5 से बढ़कर 10 हो गया 2021 के लिए, और अभी कह रहे हो कि प्रेफरेंशियल इशू के थ्रू आ रहा है तो ट्रिगर पॉइंट कितने ही आ जाए, एग्जम्पशन है, तो फिर ट्रिगर पॉइंट को 5 से बढ़ाकर 10 करना ही नहीं चाहिए था, ऑटोमेटिक एग्जम्पशन में चला गया, प्रेफरेंशियल इशू नहीं गया। क्यों नहीं गया सर? सुनो, ये है प्रेफरेंशियल इशू उन शेयर्स का जो इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड। अच्छा, मतलब फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड वालों के लिए तो अभी भी ट्रिगर पॉइंट आएगा। ओके, ऑटोमेटिक एग्जम्पशन तब मिलेगी जब प्रेफरेंशियल इशू उन शेयर्स का आ रहा है जो इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है। मतलब अगर एक कंपनी के इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स, इक्विटी शेयर्स इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है और कंपनी उनका प्रेफरेंशियल इशू लाकर शेयर्स अलॉट कर रही है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, और उस वजह से अगर किसी की लिमिट बढ़ रही है, होल्डिंग बढ़ रही है, ट्रिगर पॉइंट भी आ रहा है, तो भी उसे एग्जम्पशन है ऑटोमेटिक एग्जम्पशन के तहत। सर अगर ये फ्रीक्वेंटली हुए, तो फ्रीक्वेंटली हुए और ट्रिगर पॉइंट आ रहा है तो पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा अगर वो 5% से ज्यादा हो रहा है। लेकिन ये 2021 के लिए 5 कितना कर दिया गया है? 10। आई होप अब आपको समझ में आए।
लेकिन अगर इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स है और भले ही आपकी होल्डिंग 15% से बढ़ रही है तो भी ट्रिगर पॉइंट नहीं आया, क्योंकि ऑटोमेटिक एग्जम्पशन, ट्रिगर पॉइंट तो है बट ऑटोमेटिक एग्जम्पशन है। प्रेफरेंशियल इशू ऑफ इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स, ये कहां लिखा है? अच्छा, पहली बात तो लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी का प्रेफरेंशियल इशू आईसीडीआर की गाइडलाइन से आता है, जो आप फाइनल में पढ़ोगे। प्रेफरेंशियल इशू की आईसीडीआर की गाइडलाइन, रेगुलेशन 164A, ठीक है। तो वहां लिखा हुआ है कि अगर इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स का प्रेफरेंशियल इशू आना है तो कौन सी प्राइस पर आएगा, कैसे आएगा, और अगर उसके थ्रू अगर आपका इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स का प्रेफरेंशियल इशू है और उस वजह से आपकी शेयर होल्डिंग बढ़ रही है, ट्रिगर पॉइंट आ रहा है, तो भी आपको ओपन ऑफर नहीं देना, ऑटोमेटिक एग्जम्पशन में फॉलो हो जाओ, ठीक है। सर नीचे क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा है, 164A है प्रेफरेंशियल इशू का, और इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स के केस में प्रेफरेंशियल इशू कौन सी प्राइस पर आता है लिस्टेड कंपनीज का, वो 165 में प्राइसिंग के प्रोविजन लिखे हैं। तो सीधी सी बात क्या है, पढ़ लीजिए, ये सीधी सी बात, लिस्टेड कंपनीज कमिंग अप विद प्रेफरेंशियल इशू विल नॉट ट्रिगर मैंडेटरी ओपन ऑफर। 164A का रेफरेंस है हमारा, इसका मतलब है कि प्रेफरेंशियल इशू आ रहा है इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स का, तो फिर ओपन ऑफर ट्रिगर नहीं, ऑटोमेटिक एग्जम्पशन, ठीक है। तो मुझे कल बहुत से बच्चों के मैसेजेस आए, कहा कि सर इसको 40-45 मिनट्स का ही रखना, क्योंकि सर नहीं हो पाता है, उससे ज्यादा रिवीजन चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, और ठीक है आज भी मैं यही खत्म कर रहा हूं। फिर अब टेक ओवर कोड से रिलेटेड केसेस का जिक्र कल करेंगे, ये सन गोल्ड कैपिटल और बहुत सारे केसेस। तो आज यहीं पर खत्म करते हैं आज का डिस्कशन। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, स्पेशली उन लोगों को जिन लोगों ने आज फास्ट रखा है और अपनी फैमिली को बोल रहे हो कि आपका पेट दर्द है, इस वजह से हम खाना नहीं खा रहे। आप सभी को भी मेरी ओर से करवा चौथ की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। प्लीज अपना ख्याल रखिए, भूखे ना रहें, और बिल्कुल पढ़ाई पर ध्यान दें, यही आपके लिए असली चांद है, यही पढ़ाई ही आपके लिए चांद है और सूरज है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर एक और वीडियो के साथ आऊंगा, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।